दोस्तों, मेरा नाम पूजा भगत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नवोदय विद्यालय के जो इंटरव्यू के अनुभव हैं वो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि मैंने नवोदय विद्यालय के 3 इंटरव्यू दिए हाल फिलहाल ही, जिनमें से 2 इंटरव्यू जो थे वो टीजीटी स्तर के थे और 1 इंटरव्यू जो था वो पीजीटी स्तर का था। टीजीटी के मेरे दोनों ही इंटरव्यू, एक जो कि स्पेशल ड्राइव के था और दूसरा जो था वो डायरेक्ट ड्राइव का इंटरव्यू था, वो दोनों ही लखनऊ में कंडक्ट कराए गए और जो पीजीटी का इंटरव्यू था वो भोपाल में कराया गया था। तो फ़िलहाल आज जो मैं अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो 28 फरवरी को हुए स्पेशल ड्राइव वाले जो टीजीटी हिंदी का जो इंटरव्यू था उसके अनुभव हैं। तो शुरू करते हैं। साक्षात्कार कक्ष में जाने से पहले जैसे सभी लोग नर्वस होते हैं, वैसे मैं भी नर्वस थी कि पता नहीं किस तरीके से प्रश्न मुझसे पूछे जाएंगे, क्या मैं उन प्रश्नों के सही जवाब दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। और ऐसे में जब हम सामान्य जो औपचारिकताएँ होती हैं उस कक्ष में जाने के साथ ही पूरा करते हैं, जैसे कि जितने सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके साथ एक आई कांटेक्ट करना और एक चेहरे पे हल्की स्माइल रखना, और जब तक आपसे बैठने के लिए ना कहा जाए ना बैठना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने भी पूरी की और वहाँ बैठते ही मुझसे जो पहला प्रश्न पूछा गया, क्योंकि मेरी फ़ाइल उनके पास थी और मेरी सारी जानकारियाँ वहाँ रखी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे जो पहला प्रश्न पूछा कि आपका नाम पूजा है, तो मैंने कहा कि जी सर। तो उन्होंने कहा अपने नाम के 3 पर्यायवाची बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि सर अर्चना, आराधना, वंदना, साधना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने अगला प्रश्न मुझसे पूछा कि आपने अपना स्नातक किस कॉलेज से पूरा किया है। तो मैंने कहा कि सर सेठ आनंद राम जयपुरिया कॉलेज। तो इसके बाद उनका जवाब था कि अच्छा, जयपुरिया कॉलेज। तो उनके इस जवाब से मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इस कॉलेज से वाकिफ़ है, क्योंकि इस पूरे कॉलेज के नाम को केवल एक शब्दों में कह देना, जो उसका सामान्यतः नाम है, यहाँ के सारे लोग उसे केवल यही कॉलेज जयपुरिया कॉलेज कह के बुलाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि वो शायद इस कॉलेज से सरोकार रखते हैं या जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। हालांकि मेरा अनुमान सही था, ये बाद में मुझे पता चला। तो उसके बाद उन्होंने जो अगला प्रश्न मुझसे पूछा कि क्या आपने पीजी किया है, क्योंकि मेरे जो वहाँ बायोडाटा फॉर्म भरे जाते हैं उस फॉर्म में मैंने पीजी मेंशन नहीं किया था अपना, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ऐसा मेरा मानना था कि चूँकि मेरा जो इंटरव्यू था वो टीजीटी स्तर का था और टीजीटी स्तर में ग्रेजुएशन तक की ही आपसे शिक्षा मांगी जाती है। तो मुझे लगा कि क्यों खामखा बहुत ज़्यादा अपने क्वालिफ़िकेशन दिखाना, कहीं ज़्यादा मुसीबत ना खड़ी हो जाए, क्योंकि ऐसा मैंने भी सुना था कि ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन देने से आपसे प्रश्नों के जो स्तर हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ, लेकिन मैंने वो भी वहाँ पे छुपाया था, क्योंकि मैंने नहीं बताई थी कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। वो जानकारी मैंने उनसे छुपा के रखी थी। तो ऐसे मैंने जवाब दिया कि जी सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है। तो उन्होंने कहा कि किस यूनिवर्सिटी से आपने इसे पूरा किया है। तो मैंने कहा सर कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो उनका प्रश्न था कि फिर तो आप जगदीश्वर चतुर्वेदी को जानती होंगी। तो मैंने कहा कि जी सर, मैं जानती हूँ और वो मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और सौभाग्य से जो हमारा बैच था वो आखिरी कंप्लीट बैच था उनका। तो इसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा कि जगदीश्वर चतुर्वेदी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो आप उनकी किसी किताब का नाम बता सकती हैं। और वैसे तो सर की बहुत सारी किताबें हैं जो जहन में रहती हैं, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल याद नहीं कर पा रही थी कि सर की कोई किताब हो, क्योंकि मैं सर की जो जितनी किताबें हैं मैंने उसे फेसबुक पे देखा है ज़्यादातर, और मैं ये बता सकती थी कि किन किन विषयों पे उन्होंने लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट कौन कौन सी किताबें हैं, उनका पूरा नाम क्या है, वो उस समय मैं याद नहीं कर पा रही थी। विषय मैं सारे बता सकती थी। तो मैंने सर से माफ़ी मांगी कि सर सॉरी सर, मैं अभी बिल्कुल याद नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि उनकी जो पत्नी है आप उनके बारे में जानती हैं। तो मैंने कहा जी सर, वो सुधा सिंह हैं, वो भी आलोचक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों ने संयुक्त रूप से भी कुछ किताबें लिखी हैं। मैंने कहा कि जी सर, मैं जानती हूँ इस बारे में, लेकिन वही बात थी, मुझे उनके नाम बिल्कुल याद नहीं थे और मैं इस बारे में पढ़ के गई भी नहीं थी। मुझे नहीं याद पता था कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने लेकिन एक किताब का नाम जो था वो सर का मुझे याद था, मीडिया समग्र कह के। तो मैंने कहा कि सर एक किताब जो है मीडिया पे उन्होंने लिखी है, उसका नाम मुझे याद है। तो उन्होंने कहा कि बताइए। तो मैंने कहा सर मीडिया समग्र, जो कि 11 खंडों में है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वेरी गुड। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो किताब आपके पास है। तो मैंने कहा कि नहीं सर,
तो फिर उन्होंने बताया कि वो किताब उनके पास है। तो क्योंकि वो किताब मुझे इसलिए याद रह गई थी कि वो बहुत महंगी किताब है, जो कि मीडिया के ऊपर लिखी गई किताब है। तो इसके बाद उन्होंने कुछ और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से जुड़े हुए कुछ उन्होंने प्रश्न पूछे, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चूँकि आप बंगाल से हैं और बंगाल की कुछ स्त्री कथाकारों के बारे में आप बता सकती हैं। तो मैंने कहा कि जी सर। उन्होंने 2-4 नाम मुझसे पूछे, तो मैंने बताया कि सर जैसे मधु कांकरिया हैं, ममता कालिया हैं, अलका सरावगी हैं। मैंने उनको 3 ही नाम बताया, और सर मुझसे और ज़्यादा नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ और भी नाम उनको बता पाऊँ, जो कि मैं उस क्षण, मुझे ऐसे तो बहुत सारे नाम पता थे लेकिन उस क्षण मैं बिल्कुल याद नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में उन्होंने कुछ और नाम मुझे बताया, जैसे मनु भंडारी। वो सुधा अरोड़ा का नाम मेरे मुंह से सुनना चाहते थे लेकिन मैं नहीं बता पाई उनको, मैं याद नहीं कर पाई उस समय। तो इस तरीके से उन्होंने ये प्रश्न पूछा। इसके बाद उनका जो अगला प्रश्न था कि चूँकि आप बंगाल की भूमि से हैं और बंगाल की भूमि जो है वो टैगोर की भूमि है, तो आप बता सकती हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर किस कवि का प्रभाव था। और तो ये प्रश्न मेरे लिए बिल्कुल नया था, मैंने ऐसा प्रश्न कभी नहीं सुना था। हालांकि मुझे पहले ये लगा कि सर पूछ रहे हैं कि टैगोर का प्रभाव किसके ऊपर था। तो मैंने बताया कि सर निराला थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि टैगोर पर किस कवि का प्रभाव था, हिंदी के किस कवि का प्रभाव था। तो मुझे इसका जवाब नहीं आता था। मैंने कहा कि सॉरी सर, मैं नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने फिर बताया मुझे, उन्होंने मुझे हिंट देने की भी कोशिश की कि कोई संत कवि अगर याद करिए कोई मध्यकाल का। तो फिर मुझे लगा कि शायद, जैसे उन्होंने संत कवि कहा, मुझे लगा कि शायद कबीर की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा इस पर जोर देने की कोशिश नहीं की और मैंने सीधा सर हिला दिया कि सर मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने बाद में जवाब दिया कि कबीर ही इसका सही उत्तर होगा। तो हालांकि जब मैं बाहर निकली तो मैंने कई लोगों से, अपने जानकार लोगों से इसके बारे में पूछा, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं पता था। तो मुझे खुशी हुई कि ऐसा नहीं था कि केवल मुझे ही नहीं पता था, बहुतों को इसका जवाब नहीं पता था। ये क्वेश्चन ही थोड़ा अलग था। तो उसके बाद उन्होंने जो अगला प्रश्न मुझसे पूछा कि चूँकि रविन्द्रनाथ की भूमि से हैं आप, और वहाँ की जो संस्कृति है ना वो बहुत समृद्ध है, तो आपने रविंद्र संगीत के बारे में सुना है। तो मैंने कहा कि जी सर। तो कोई रविंद्र संगीत आप सुना सकती हैं। तो मैंने कहा कि जी सर, मैं एकला चौलोरे सुना सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एकला चौलोरे नहीं, इसके अलावा कोई और। तो मुझे एक और रविंद्र संगीत पता थी, जो कि विदेशिनी के नाम से है। हालांकि मैं उस क्षण बिल्कुल याद नहीं कर पा रही थी कि वो एग्जैक्ट कौन सा शब्द है। मैं विदेशिनी और भोजपुरी का एक लोकगीत है विदेशिया, दोनों में कंफ्यूज हो रही थी उस समय, और मैं बिल्कुल याद नहीं कर पा रही थी कि क्या है। मैंने थोड़े समय का पॉज लिया, सर क्या कह रहे थे उस समय मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो फिर जब मुझे याद आया कि हाँ विदेशिनी, जब मैं कंफर्म हुई, तो मैंने सर को कहा कि सर मैं एक रविंद्र संगीत बता सकती हूँ आपको, विदेशिनी करके एक रविंद्र संगीत है। तो उन्होंने कहा कि आप गा कर सुना सकती हैं। तो मैंने कहा कि जी सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ, और मैंने फिर उनको गाकर कुछ पंक्तियाँ सुनाई। वो पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से थी कि आमी चिनी गो चिनी तुम्हारे, ओ गो विदेशिनी, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ওগো विदेशिनी, ओगो विदेशिनी। इतना गाकर मैं जैसे चुप हुई ना, तो मुझे लगा कि सर इससे संतुष्ट नहीं थे, उनको और सुनना था। इसके बाद की पंक्ति उन्होंने शुरू कर दी गानी, और फिर मुझे लगा कि सर को शायद और सुनना है, और मैंने फिर उनका साथ दिया, और फिर इस गाने के एक स्टैंजा हमने कंप्लीट किया। तो इतना होने के बाद एक अच्छा सा माहौल बन गया था, जो हमारा साक्षात्कार कक्ष था, और मैं भी थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। उसके बाद सर ने कहा कि अब हम विषय पे आते हैं। मैंने कहा जी सर। तो उसके बाद उन्होंने पहला प्रश्न मुझसे पूछा जो विषय से था, वो ये था कि प्रेमचंद को आप जानती ही हैं। मैंने कहा कि जी सर। तो प्रेमचंद की कोई कहानी जो स्कूली स्तर पर पढ़ाई जाती है, तो मैंने ईदगाह का नाम लिया। तो उन्होंने ईदगाह से प्रश्न पूछा कि आपको क्या लगता है कि ईदगाह की जो कहानी है वो केवल एक बच्चे की आर्थिक दशा, उसकी गरीबी का वर्णन है, या उसमें कोई मनोविज्ञान भी है।
तो मैंने जवाब दिया कि सर उसमें मनोविज्ञान है, बिल्कुल उसमें बाल मनोविज्ञान है, जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया है कि वो समय से पहले बड़ा हो जा रहा है। और एक बच्चे का अपने समय से पहले बड़ा हो जाना, परिपक्व हो जाना किसी भी समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे उसका बचपन जो है वो छिनता जा रहा है, बचपन उसका नष्ट होता जा रहा है और बच्चा अपने बचपन को नहीं जी पा रहा है। और इसको लेके थोड़ी सी और बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने ईदगाह से जुड़े और बहुत सारे प्रश्न पूछे कि उसका कथ्य क्या था, कथानक क्या था, जिसके जवाब में उस समय मुझे जो जो चीज़ें याद आई मैंने उन्हें बताया। जैसे बच्चा क्या देखकर ललचा रहा था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, और अचानक से जैसे मैंने उनको बताया कि अचानक से जो घर का सबसे छोटा बच्चा था वो अचानक से सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे वो दादी के चिमटे अपने खिलौने की जगह वो चिमटे को चुनता है अचानक से। पूरी कहानी का जो जैसे पहले ही क्षण में वो बच्चा मिठाइयाँ देख के ललचा रहा होता है, खिलौने देख के ललचा रहा होता है, जो बच्चों की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वो ललचाएंगे इन चीज़ों को देख। लेकिन जैसे ही उसे चिमटा नज़र आता है और वो अचानक से उसे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मुझे लेनी चाहिए, और उसके बचपन का, उसके अंदर का जो बचपना होता है वो खो जाता है और अचानक से एक परिपक्व बच्चा वहाँ पे दिखाई नज़र आता है। तो ये सारी बातें मैंने उनको बताई, उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद उनका जो अगला प्रश्न था वो ये था कि आपको लगता है कि ऐसे ही कोई कहानी, जैसे प्रेमचंद की ये कहानी है, ऐसे ही किसी रचनाकार ने इसे कविता में बांध दिया हो, कोई कविता इस तरीके से। मैं इससे पहले कोई जवाब देती, उन्होंने खुद ही कह दिया कि जैसे राजेश जोशी की एक कविता है जो कि एनसीईआरटी में भी पढ़ाई जाती है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी सर मैंने पढ़ी है। तो उसमें, उस कविता में और इस कहानी में आपको कोई समानता नज़र आती है, या कुछ अलग जो आपको नज़र आता हो, अगर कुछ समानता और असमानता आप बता पाएँ? तो मैंने कहा कि समानता तो सर यही है कि दोनों ही, जैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं जो कविता है वो बाल श्रम के ऊपर लिखी गई कविता है, और जिसमें बच्चे का बचपन उसमें भी छिन रहा होता है। और अगर हामिद की बात करें ईदगाह की, तो वहाँ भी उस बच्चे का बचपन छिन रहा होता है। तो दोनों में ये समानता है कि बचपन तो दोनों के ख़त्म हो रहे हैं और दोनों ही बच्चे अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा रहे हैं और परिपक्व नज़र आ रहे हैं। असमानता मुझे ये लगती है कि जो हामिद के अंदर जो परिवर्तन आता है वो किसी के दबाव में नहीं आता है, उसके अंदर की स्व अनुभूति होती है, उसकी खुद की अनुभूति होती है। लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं जहाँ पे बाल श्रम की बात करते हैं, वहाँ पे कई बार वहाँ पे ऐसी स्थिति होती है कि उसमें जो बच्चे बाल श्रम के शिकार होते हैं उनके अंदर कई बार स्वानुभूति भी होती है, अपनी इच्छा से भी हो जा रहे होते हैं, कई बार पारिवारिक दबाव के कारण भी उनको जाना पड़ता है। कुछ ऐसा जवाब मैंने उनको दिया था उस समय जो मेरी समझ में आई थी। तो इसके बाद उन्होंने जो अगला प्रश्न मुझसे पूछा वो कबीर से पूछा। हालांकि क्योंकि जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हुई थी तो कबीर के प्रभाव वाली बात हुई थी वहाँ पे, इसीलिए उन्होंने जो अगला प्रश्न मुझसे चुना वो कबीर से चुना। इसलिए इंटरव्यू में बहुत निर्भर करता है कि आप जो जवाब देते हैं, आपके इंटरव्यू उसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाता है, वहीं से आपके प्रश्न निकलते चले जाते हैं। कबीर से जो उनका प्रश्न था वो यह था कि कबीर का साहित्य जो है वो विद्रोही साहित्य माना जाता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो जवाब में मैंने कहा कि जी सर मैं इस बात से सहमत हूँ कि कबीर का जो पूरा का पूरा साहित्य है वो देखें तो मध्यकाल का, तो वो विद्रोह का ही पूरा का पूरा साहित्य है, क्योंकि उसमें कबीर ने अंधविश्वास पर, रूढ़ियों पर, धार्मिक कट्टरता पर, कर्मकांड पर, सब पर प्रहार किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि कुछ उदाहरण देकर आप समझा सकती हैं। तो मैंने उनको फिर कुछ धार्मिक उदाहरण, जैसे उन्होंने मुझसे मेंशन किया कि कुछ धार्मिक कट्टरता का कुछ उदाहरण दे दीजिए, कुछ जातिवाद का उदाहरण दे दीजिए। तो मैंने कहा कि सर जैसे धर्म के बारे में उनको बताया कि जैसे जो कबीर के बहुत सारे इस तरीके के उदाहरण हैं, जैसे कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, वेश्या के पायंतर सोई, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह, घरे में करे सगाई। इसके अलावा जैसे जो सामान्यतः जो बहुत प्रचलित है, जैसे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, या फिर पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासैया चाकी भली पी सिखाए संसार। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर जातिवाद का कुछ उदाहरण देना चाहें, जाति पे प्रहार किया है कबीर ने। तो मैंने कहा कि जी सर जैसे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई और एक और उदाहरण दे दीजिए जातिवाद का या जाति पर विरोध का। तो मैंने कहा कि जैसे सर
जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तो वो कुछ और सुनना चाहते थे, कहते थे एक और है जाति के ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि सर और मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने हिंट देने की कोशिश की, हालांकि मैंने वो पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने कहा कि सर मुझे नहीं ध्यान है। तो फिर इस तरीके से कबीर ख़त्म हुए। फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर अगली जो एक कहा कि ठीक है, इसके बाद अगली मुझे एक पंक्ति सुनाई उन्होंने। पंक्ति कुछ इस तरीके से थी कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। तो हालांकि उस समय मुझे ये याद नहीं था, लेकिन मुझे सुन के लगा कि हाँ, ये पंक्ति मैं बता सकती हूँ कि किसकी पंक्ति होगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो और क्या है। तो मैंने कहा कि सर ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं और ये पहेली है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर ये पहेली है तो फिर इसका जवाब क्या होगा। तो हालांकि सुन के मुझे जो समझ में आया, मैंने कहा कि सर इसका जवाब हो सकता है कि दीपक। तो उन्होंने कहा कि केवल दीपक या कुछ और भी। तो पहले मुझे लगा कि शायद कोई और दूसरा अर्थ भी होगा क्या इसका, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद हो सकता है कि, फिर मैंने रेक्टिफाई किया उसे और मैंने कहा कि सर दिया और बाती। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये जवाब आपका सही है। फिर उन्होंने कुछ गाते हुए कहा कि हाँ, ये सही है, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। मतलब कुछ इस तरीके से बिल्कुल हल्का फुल्का माहौल वो बना कर रखते हैं, मतलब साक्षात्कार कक्ष में। तो फिर उन्होंने इसके बाद जो मुझसे अगला सवाल पूछा, फिर उन्होंने मुझसे एक दूसरी पंक्ति पूछी जो कि रहीम की थी। वो कुछ इस तरीके से था, हालांकि वो मैं पहले से वो पंक्ति मैं कभी जानती नहीं थी, मैंने नहीं पढ़ा था उसे, कि रहीमन सबे सहायक सबल के को न निवल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देख बुझाए। तो मुझसे पूछा, इस दोहे को बताते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो मैं नहीं बता पाई इसका जवाब, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया इसमें अलंकार कौन सा है। एक सामान्य सा अलंकार जो होता है, जो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो है ही अलंकार, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और भी अलंकार है। तो आप बता सकती हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं नहीं बता सकती हूँ। जब मैंने उनको सामान्य सा अलंकार बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे इतना हल्का सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपसे बात करके थोड़ा मज़ा आ रहा है और आपका जो स्तर है ना वो थोड़ा सा ऊंचा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कॉलेज लेवल का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं आपसे इतनी आसान सवाल तो नहीं पूछूंगा। तो फिर मैंने कहा कि सर सॉरी, मैं नहीं, मुझे नहीं ध्यान है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अलंकार तो फिर भी अगर सामने अगर रखी जाए तो फिर भी मैं बता पाऊँ, या थोड़ा आसान है कि सुनकर अलंकार को बताना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फिर उन्होंने अगला सवाल जो मुझसे पूछा हजारी प्रसाद द्विवेदी से चुना, क्योंकि फिर वही बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि कबीर के ही जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही थी तो वहाँ मैंने दो नाम लिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी और निराला। तो वहाँ से उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उन्होंने पिक किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई निबंध आपको याद है जो कि स्कूली स्तर पर पढ़ाई जाती है। तो वैसे तो बहुत सारे निबंध थे उनके, तो मैंने दो निबंधों के नाम बताए कि जी सर मुझे ध्यान है कि क्या निराश हुआ जाए और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये दो निबंध का नाम मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने प्रश्न उठाया नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रचनाकार ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में क्या कहना चाहा है। तो हालांकि ये निबंध मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था कि उसमें क्या बातें थी, बस मुझे इतना याद था कि नाखून बढ़ने के लेके कुछ बातें उन्होंने कही थी। हालांकि मुझे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही था। तो निबंध का जो पहला हिस्सा था वो मुझे याद था, अंत में वो कौन सी बात कहना चाहते थे वो मुझे याद नहीं था। तो मैंने पहले बताया कि जी सर उसका जो कथ्य ये था कि चूँकि रचनाकार यही कहना चाहते थे उसमें कि जैसे सभी जानवरों को प्रकृति ने अपनी आत्मरक्षा के लिए नाखून प्रदान किए थे, जैसे सभी जानवरों के नाखून होते हैं ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, तो वैसे ही मनुष्य भी, चूँकि हमारी जो उत्पत्ति थी या हमारे जो विकास हुआ है वो भी पशु से ही मनुष्य के रूप में हुआ है। तो जब हम पशु थे तो उस समय भी हमें भी वही नाखून वाली प्रवृत्ति मिली थी अपनी आत्मरक्षा के लिए। और तो फिर उन्होंने, इससे पहले मैं आगे कुछ बताते जा रही थी, तो उन्होंने मुझसे फिर उसी क्रम में प्रश्न पूछा कि तो क्या लगता है आपको कि मनुष्य ने अपने ये पशुता वाले नाखून काट लिए हैं।
तो जैसे ही उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा ना, मेरा जो कंसेप्ट था ना वो क्लियर हो गया कि अच्छा वो निबंध में क्या था। मुझे फिर याद आ गई चीज़ें कि निबंध में कौन सी बात कही गई थी। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता सर कि मनुष्य ने अपने पशुता वाले नाखून काटे हैं, क्योंकि पशुता जो है वो एक प्रवृत्ति है और प्रकृति ने तो मनुष्य और इंसान दोनों को समान गुण प्रदान किए थे। लेकिन मनुष्य ने खुद को सभ्य बनाकर पशुओं से खुद को इस तरीके से अलग किया। लेकिन जब जब आप सभ्य समाज में रहते हुए अपने अंदर के इन खराब प्रवृत्तियों को, खराब गुणों को, दुराचार को, भ्रष्टाचार को, बाकी अन्य जो गुण हैं जो मनुष्य और जानवरों में अंतर नहीं करते हैं, अंतर नहीं बनाए रखते हैं, तो जब तक ये सब गुण मनुष्य में मौजूद रहेंगे तब तक यकीनन मनुष्य ने अपने नाखून नहीं काटे हैं। हाँ, जिस दिन मनुष्य इन चीज़ों से दूर हो जाएगा, इन दुराचारी प्रवृत्तियों से दूर हो जाएगा, उस दिन मनुष्य ने अपने नाखून काट लिए होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विषय खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम बोर्ड पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि जी सर। फिर वहीं कक्ष में जो एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था वहाँ मैं गई। बोर्ड वर्क ऐसे इंटरव्यूज़ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसके माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एक साथ वो कर पाते हैं, जैसे कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी वर्तनी कैसी है, आप कैसा लिख रहे हैं, आपकी लिखने की स्पीड कैसी है, आपका सच में अनुभव है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ पता लगा पाते हैं। तो उन्होंने मुझे राग और विराग लिखने के लिए कहा और तो मैंने उसे लिखा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका अर्थ लिखिए। तो मैं राग का अर्थ लिखने जा रही थी, तब तक सर ने पीछे से कहा कि चूँकि वो बंगला के जानकार थे, बंगला भाषा उनको आती थी, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही वो अपने बोर्ड के जो अन्य सदस्य थे उनको बता रहे थे। जब वो मुझसे कलकत्ता के बारे में कुछ पूछ रहे थे, जब विश्वविद्यालय पे बात हो रही थी, तब उन्होंने अपने साथी जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको बताया कि 2004 से 6 के दौरान वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने गेस्ट लेक्चरर के तौर पे उन्होंने पढ़ाया था और उसके बाद वो लखनऊ चले गए थे। तो बंगला भाषा उनको आती थी। तो उन्होंने मुझसे बंगला में ही कहा कि चूँकि बंगला में जो राग शब्द होता है ना, उसका अर्थ होता है गुस्सा, और हिंदी में राग का अर्थ होता है प्रेम। तो उन्होंने मुझसे बंगला में कहा कि इटा के किंतु बांग्ला रागटा बुझबे ना, मतलब ये जो राग मैंने लिखा है इसे बंगला वाला राग मत समझिएगा। तो इस तरीके से एक हल्का फुल्का माहौल उन्होंने फिर से बनाया और फिर मैंने राग का अर्थ लिखा, अनुराग और प्रेम, और फिर विराग का अर्थ लिखा मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे उन्नति और अवनति लिखने के लिए कहा। तो नहीं, पहले मुझे उन्नति लिखने के लिए कहा, तो मैंने लिखा। फिर कहा कि इसका विलोम लिखिए, तो मैंने उसका विलोम लिखा। फिर उन दोनों के अर्थ भी लिखने के लिए कहे और 2-3 अर्थ लिखने के लिए कहे पर्यायवाची, तो मैंने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि कारक जानती हैं आप? मैंने कहा कि जी सर। तो कहते हैं कारक और उसके विभक्ति चिन्ह जो होते हैं उनको लिख दीजिए। तो मैंने उनको लिख दिया। तो बोर्ड वर्क में कोई दिक्कत वैसे नहीं आई, बोर्ड वर्क मेरा अच्छा रहा। उसके बाद फिर चूँकि मैं बोर्ड पे थी, मैं वहीं खड़ी थी, तो फिर उन्होंने वहीं से मुझसे प्रश्न पूछा कि चूँकि आप मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, पहले उनका प्रश्न ये था कि क्या आप शादीशुदा हैं? चूँकि मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो प्रश्न उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं अविवाहित हूँ फ़िलहाल। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि चूँकि जो स्पेशल ड्राइव की मेरी इंटरव्यू थी, स्पेशल ड्राइव का अर्थ ही होता है कि अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको अपने 7 सालों तक आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपकी पोस्टिंग होगी। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ सकता है, तो फिर कोई दिक्कत होगी आपको? तो मैंने उनको आश्वासन दिया सर कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो सर मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी। तो ऐसे में उनका जो अगला सवाल था वो ये था कि अगर आप शिक्षिका बनेंगी तो समाज के प्रति आपका योगदान क्या होगा, आप समाज को क्या देंगी? तो मैंने उनको यही कहा कि सर चूँकि जब मैं विद्यार्थी थी तो मैंने जो समस्या सबसे ज़्यादा झेली थी एक विद्यार्थी के तौर पे, वो ये थी कि हमें जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती थी भाषा संबंधी, उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी दी जाती थी, या ऐसी समस्याएं हमने ज़्यादा झेली हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उन छोटी बारीकियों पर ध्यान देने की कोशिश करूँगी कि जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं।
वैसे तो हमें नहीं लगती हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो बारीकियाँ कितनी ज़रूरी होती हैं। तो चूँकि मैंने वो चीज़ों को झेला है, तो मैं उन्हीं से या उन्हीं में सुधार करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो सुधार की गुंजाइश होती है ना, वो विद्यालय स्तर पे ही सबसे ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि मैं बच्चों की इन्हीं बुनियादों को सुधार कर मैं समाज को एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश करूँगी। तो फ़िलहाल यही योगदान रहेगा सर मेरा शिक्षिका बनने के बाद। तो इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अब आप जा सकती हैं। तो मेरा इंटरव्यू ऐसे कुछ ख़त्म हुआ। और मैंने इसके बाद जो मैंने गलती की वो ये थी कि सामान्यतः जो नियम होता है वो ये होता है कि जब भी आप बोर्ड वर्क करें उसे बाद में आप उसे मिटा दें, जो कि मैं मिटाना भूल गई थी। फिर जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, क्योंकि हम इतने नर्वस होते हैं कि सारी चीज़ें याद रख पाना बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। तो खैर इस तरीके से मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इंटरव्यू देने के बाद हमें लगता है कि इसका जवाब ये हो सकता था, हम ये दे सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन चूँकि उस समय हमारे लिए सवाल बिल्कुल नए होते हैं, हम बिल्कुल पहले से तैयार नहीं होते कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे। और उस समय हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कहता है, जो समझ हमें होती है, अब बिल्कुल जवाब उसी के आधार पर होता है। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ और ये तकरीबन 17 से 20 मिनट तक चला था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि आप इस स्थिति में नहीं होते हैं कि आप घड़ी देखें कि आप कब जा रहे हैं और निकल रहे हैं, तो उस समय क्या समय हो रहा होता है। तो हाँ, जो मेरे बाद का जो के कैंडिडेट से मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने ये समय बताया, क्योंकि वो इंतज़ार में होते हैं कि जो अगला इंसान गया है वो कितनी देर में निकलेगा। तो उन्होंने मुझे समय जो है वो बताया था। तो फ़िलहाल ये मेरा अनुभव था नवोदय इंटरव्यू को लेके। नवोदय टीजीटी हिंदी 28 मार्च को ये मेरा इंटरव्यू संपन्न हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।